स्टोर ना करके ग्लास के कंटेनर में स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि पिकल में होता है एसिड और एसिड रिएक्ट कर जाता है कॉपर के साथ और बना देता है बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल सब्सटेंस। इसीलिए हम जनरली पिकल को हमेशा ग्लास के कंटेनर में स्टोर करते हैं। ओके, फातिमा अली और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे आसपास कई सारे एसिड और कई सारी बेसेस है। तो एक एग्जांपल के तौर पे लेमन ले लो, हमारा ऑरेंजेस ले लो, और एसिड में हमारे कार बैटरीज आती है, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो हमने देखा एसिड हमारे आसपास ही कई बहुत सारी जगह है। बेस की बात करें तो बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट, सोप, वॉशिंग पाउडर, ये सारे क्या है हमारे बेस है। तो हम देख रहे हैं हमारे आसपास में कितनी सारी जगहों पे एसिड और बेस प्रेजेंट है। तो चलो हम पढ़ते हैं एसिड क्या होता है। हमने देखा कि एसिड हमारे आसपास प्रेजेंट तो है, बट एसिड होता क्या है? अगर हम एसिड को देखा जाए तो क्या होता है हमारा एसिड? हम बोल सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें H+ आयंस हो। A solution that has an excess of H+ आयन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सेस अमाउंट में H+ आयन हो, हम उसे एसिड बोल सकते हैं। सॉल्यूशन दैट्स एन एक्सेस ऑफ H+ आयन, किसी सॉल्यूशन में जब एक्सेस ऑफ H+ आयन होता है तो हम उसे बोलते हैं एसिड। अब हमारे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या डेफिनेशन दी है? एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन टू बेसिस, मतलब इसी में अगर देखो किसी के पास एक्सिस में कोई चीज होगी तो वो क्या करेगा? अपनी चीज को डोनेट करेगा। कि एग्जांपल लेती हूँ, किसी के पास ज्यादा ब्लड होता है, मतलब तो वो क्या करता है कि उसके ब्लड डोनेशन में वो ले लेता है भाग, क्योंकि उसको उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड है, तो वो क्या करता है अपने ब्लड को डोनेट करता है। जिसके पास नहीं है उसे डोनेट करता है। ऐसा ही कुछ एसिड के साथ है। अब एसिड के पास एक्सेस अमाउंट में क्या है हमारा H+ आयंस। अब इसके पास एक्सेस अमाउंट में H+ आयंस, तो अब वो क्या कर रहा है? वो उसके हाइड्रोजन आयंस को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक्सेस में। और किसको डोनेट कर रहा है? जब वो हाइड्रोजन आयंस बेस को डोनेट करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? एसिड। और उसी तरह अब जब ये बेस इस H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेती है तो हम उसे क्या बोलेंगे? बेस। बेस की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, अभी एसिड को देखते हैं। तो ऐसे एसिड को हम बोल सकते हैं सबसे पहले तो एक्सेस ऑफ H+ आयंस, एंड द सेकेंड वन इज अगर वो एबिलिटी कर रहा है डोनेट करने की H+ आयन तो उसे हम बोलेंगे एसिड। ओके, नाउ एग्जांपल्स लेते हैं। लेमन हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया, आमला हो गया, ये सारे क्या है? सिट्रस फ्रूट है, मतलब सबसे स्पेसिफिक एसिड है, इसमें सिट्रिक एसिड मिला होता है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे सोडा हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, उसमें कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। हमारे विनेगर आप यूज करते होंगे नूडल्स या किसी और भी चीजों में, तो उसमें कौन सा एसिड मिला होता है? हमारा एसिटिक एसिड। जैसे हमारे खुद में हमारे अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है? डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। एस्पिरिन, आप लोगों ने सुनी होगी एस्पिरिन टैबलेट, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सैलिसाइलिक एसिड। देन हमारा सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। कहाँ प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड? हमारे कार बैटरीज में, जो कि मैंने आपको आगे बताया था, हमारी कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अब हम देखते हैं हम एसिड को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। हमने एग्जांपल्स देख लिया, अब हम क्लासिफाई कर सकते हैं 4 टाइप से। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, सॉलिड में है, कौन सा एसिड है, लिक्विड में है, या फिर हमारे गैसियस स्टेट में, किस स्टेट में एसिड प्रेजेंट है। तो चलो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो अगर हम ऑर्गेनिक, देयर आर 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो कि डिराइव हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ये हमारे नेचुरली डिराइव होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लाइक प्लांट या फिर किसी एनिमल में से अगर वो डिराइव हो रहे हैं तो ये क्या हो गए? हमारे ऑर्गेनिक एसिड हो गए। और ये एसिड जनरली वीक होते हैं नेचर में एंड नॉट हार्मफुल फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे लिए या फिर किसी और के लिए हार्मफुल नहीं होते ये एसिड्स। ओके,
अब इसके अपोजिट में आ गया मिनरल एसिड, जो कि हमारे इनऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक थे, अब ये क्या हो गया हमारे इनऑर्गेनिक है एंड इट इज वेरी डेंजरस। जैसे कि हमारा HCl ले लो, लेबोरेटरीज में लिखा होता है कि केयरफुली इसे हैंडल करना है, क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्मफुल और डेंजरस सब्सटेंस है। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कम स्ट्रॉन्ग है, अब हम कैसे पता करें? तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो वो एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, उसकी आयंस एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इसके आयन, नाइट्रिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब हम बात करें वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड जिसके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो एक्वस सॉल्यूशन में, हम उसे वीक एसिड बोलते हैं। जैसे कि डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल्स में आ गया सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ओके ऑफ वीक एसिड। ये हमारे क्या है, वीक एसिड से। अब आ गए हम कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन देयर आर टू टाइप्स, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? जैसे कि जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो किसी एक्वस सॉल्यूशन में। अगर मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कोई किसी ने हमारा शरबत बनाया, कोई शरबत बना के लाता है, तो कोई शरबत काफी अच्छा होता है और कोई होता है ना पानी के पानी, मतलब शरबत तो नहीं आ रहा, पानी ही ऐसा लग रहा है कि हम पानी ही पीते हैं, तो वो क्या है, वो डाइल्यूटेड है, मतलब उसमें शरबत इतना सा है और पानी इतना सारा है, मतलब जो शरबत है जो मेन इंग्रेडिएंट है वो तो बहुत कम है और जो पानी वो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में है। अगर उसके अपोजिट कोई शरबत अच्छा मिला के लाया है और थोड़ा पानी कम है, तो वो क्या है, कंसनट्रेटेड है, मतलब शरबत ज़्यादा मिला हुआ है एज कम्पेयर टू पानी। एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ मैंने दो इमेजेस लगाई है, एक इमेजेस है जिसमें आपको कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा कंसनट्रेटेड जूस हो गया। इसमें जो हमारा जो भी रसना या आप कुछ भी ले लो, उसका जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है। और उसके अपोजिट में एक और है, अब अगर मैं इस जूस में ज़्यादा पानी डाल दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, उसका जो कलर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डाइल्यूट हो चुका है, उसमें उस शरबत से ज़्यादा तो पानी आ गया है, इसलिए वो क्या हो गया, डाइल्यूट फॉर्म में हो गया। तो आया समझ में, डाइल्यूट जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का कंसंट्रेशन बहुत कम हो, एक्वस सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा हो। अब उसके अपोजिट कंसंट्रेटेड एसिड, हाईली कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, एक्वस सॉल्यूशन का कम हो, इसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और जनरली इसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार हाथ बर्न, जो हमारे हैंड होते हैं वो भी बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं हमारे हाथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अगर हम स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हो गया हमारा सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, लिक्विड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड गैस में CO2H2S। देयर आर टू टाइप्स ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट हमारे गैस में भी टू टाइप्स है। नाउ हमारी एसिड की कहानी तो कंप्लीट हो गई। अब बेस क्या होते हैं? एक और बात, जो एसिड होते हैं वो होते हैं हमारे सॉर इंटरेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं। आपने नींबू देखा होगा ना, थोड़ा खट्टा आता है नींबू, कोई भी एसिडिक चीज़ें होती है वो थोड़ी खट्टी आती है। अब बेस की बात करें तो बिटर इंटरेस्ट, मतलब थोड़े कड़वे होते हैं। एंड फील स्लिपरी, अगर आपने बेकिंग सोडा कभी हाथ में लगाया होगा तो वो थोड़ा चिकना चिकना सा लगेगा, थोड़ा स्लिपी सा थोड़ा उसका फील आएगा ओके। अगर हम आसपास में बेस की बात करें तो हमारे आसपास कितनी सारी बेस की चीज़ें हैं, जैसे कि हमने देख लिया वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट, सोप, ये सारे हमारे आसपास बहुत सारे बेस अवेलेबल है। अगर हम बेस की डेफिनेशन देखें तो अ सॉल्यूशन दैट हैज एन एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें OH आयन जो है वो एक्सेस अमाउंट में है। ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन है। हमारे पास दो डेफिनेशन है इसके लिए, जैसे कि हमारे पास एसिड के लिए दो डेफिनेशन थी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी एसिड के लिए, जिसमें H+ आयन ज़्यादा हो, और सेकंड डेफिनेशन थी जो डोनेट कर रहा है H+ आयन। ऐसे ही हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है उसमें है कि एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन, जिसमें OH आयन्स बहुत ज़्यादा हो। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं NaOH, जो NaOH है उसमें OH आयन से वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में रहता है, हमें पता है। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या है, अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H+ आयन। सेकेंड डेफिनेशन देखिए तो अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H+ आयन, ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट कर रहा है H+ आयन्स को। अगर हम एग्जाम्पल में देखें,
तो NH3 के अंदर कोई OH है? OH बिल्कुल नहीं है ना, बट स्टिल इट इज अ बेस ना, इट इज एन अमोनिया इज अ बेस, स्टिल अ बेस। एंड ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयंस को और क्या बना रहा है, NH4 आयंस। मतलब ये डेफिनेशन भी हमारी 100% ट्रू हुई। अगर हम ऊपर वाली डेफिनेशन के हिसाब से अगर NH3 को देखें तो NH3 में कोई भी OH माइनस आयंस नहीं है, बट स्टिल इट इज अ बेस, क्योंकि ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और बना रहा है NH4। ओके, तो दोनों ही डेफिनेशन अपने हिसाब से सही है, बट ज़्यादा करेक्ट कौन सी है, हमारी सेकेंड डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज अल्कलीज? अल्कलीज मतलब क्या? अल्कलीज इट इज आल्सो अ बेस बट वाटर सॉल्यूबल बेस। ऐसे बेस जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं हम उसे बोलते हैं अल्कलीज। ओके, जैसे कि NaOH, KOH, ये सारे हमारे हो गए अल्कलीज। नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा सोप होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स, देन हमारे हो गए डिटर्जेंट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ओके, तो देयर आर सम बेसेस, दीज आर सम कॉमन बेस। अब हमारी बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेस। हमारी बेस को भी हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द अकॉर्डिंग टू 3 टाइप्स। लाइक हमारे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्ट्रेंथ की बात करें तो अगेन स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। कंसंट्रेशन की बात करें तो अगेन डाइल्यूट बेस एंड कंसंट्रेटेड बेस। और स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलो एक एक को डिटेलिंग करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जिसमें कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, OH आयंस जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। लाइक NaOH, KOH, ये क्या होते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ओके, नाउ अगेन डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। वीक बेस कौन से होते हैं? जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट, उसके जो आयंस है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, उसे बोलते हैं वीक बेस, जैसे हमारा NH4OH। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो डाइल्यूट बेस एंड कंसंट्रेटेड बेस। डाइल्यूट बेस अगेन वही जिसमें अल्कली का कंसंट्रेशन बहुत कम हो एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ मैंने अल्कली क्यों बोला है, क्योंकि अल्कली ऐसे बेस होते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल में है, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। अब जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर की बात कर रहे हैं कि बेस जिसमें लो कंसंट्रेशन है बेस का एक्वस सॉल्यूशन में, तो मतलब वो अल्कली हो गया ना, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल है यहाँ पर। ओके, इसीलिए हमने अल्कली टर्म यूज करा है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज डाइल्यूट बेस, और कंसंट्रेशन जिसमें अल्कली का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। ओके, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली इन एक्वस सॉल्यूशंस। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, तो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। लिक्विड में हो गया हमारा वाटर, वाटर हमारा बेस है। बट अगर हम डिस्टिल वाटर्स की बात करें जो हमारे लेबोरेटरीज में प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत प्योर होते हैं, वो हमारे ना ही एसिडिक नेचर के होते हैं ना ही बेसिक नेचर के होते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक नेचर के ना ही बेसिक। यहाँ हमारी टैप वाटर की बात हो रही है। सॉलिड में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और गैस में आ गया हमारा अमोनिया NH3। ओके, नाउ सॉल्ट की बात करते हैं। तो सॉल्ट तो हम रोज खाते हैं, हमारे खाने में सॉल्ट डलता है, स्वाद अनुसार सॉल्ट, नमक डलता ही है, नमक बोलते हैं जिसे। तो क्या होता है, जनरली कॉमन सॉल्ट देखा है जो कि है हमारा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, ये हमारा कॉमन सॉल्ट है। बट इस कॉमन सॉल्ट के अलावा भी कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो चलो, Salt are ionic compounds that result from neutralization reaction of an acid and base. Salts क्या होते हैं? एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं। अब जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब ये क्या है, एसिड क्या कर रहा है, डोनेट करने का काम करता है, बेस क्या करता है, लेने का काम। अब लेने देने का काम हो गया तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है, हमारा सॉल्ट एंड वाटर, NaCl जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, एंड वाटर। ओके, तो जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। वाई स्टडी सॉल्ट, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं सॉल्ट के बारे में। कभी आपने देखा होगा कि पिकल में, अचार में काफी ज्यादा नमक डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि नमक एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, जो हमारा सॉल्ट है इट आल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट की तरह भी काम करता है, ताकि हमारा जो अचार है या पिकल है वो खराब ना हो। ओके, काफी सारे सॉल्ट होते हैं जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टी क्या है
कि ये जनरली स्किन इन्फेक्शन में काम आता है। कोई भी अगर स्किन इन्फेक्शन हो तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट काम आता है। अब हम देखते हैं सॉल्ट को डिफरेंट कलर। हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है वो तो व्हाइट कलर का होता है। ओके, हमें पता है जो कॉमन सॉल्ट होता है वो हमारा व्हाइट कलर का। बाकी भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं डिफरेंट कलर के। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो वो होता है हमारा पर्पल कलर का। ओके, अगर पोटेशियम फेरिसाइनाइड की बात करें तो वो होता है हमारा रेड कलर का। सोडियम क्रोमेट होता है हमारा येलो कलर का एंड सोडियम डाइक्रोमेट होता है हमारा ऑरेंज कलर का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सॉल्ट डिफरेंट कलर के सॉल्ट हमारे पास रहते हैं। कि अगर मैं आपको कोई सब्सटेंस या कोई ऐसी चीज दूं और मैं बोलूं कि आप पता लगाओ कि ये एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की, तो आप कैसे पता लगाओगे? इंडिकेटर, मतलब ऐसा कोई इंडिकेटर आता होगा ना जो बताता होगा कि ये एसिड है ये बेस है। तो काफी सारे जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स है हमारे पास, कोई सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, कोई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं हमारे पास। तो चलो देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में आ गया लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस, चाइना रोज एक्सेट्रा। सिंथेटिक में आ गया फिनेप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, जो कि हमें पता है। एंड ऑल्फैक्टरी में आ गया हमारा अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव। ओके, तो हम इन सभी का डिटेलिंग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर्स की डेफिनेशन क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ सर्टेन सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि एसिड में कुछ और बिहेव करते हैं, उनका कलर कुछ और हो जाता है, और बेसिक सब्सटेंस में आकर वो कुछ और बिहेव करता है। जैसे कि उनका कलर चेंज हो जाना या उनकी ऑर्डर चेंज हो जाना, इन सबको क्या बोलते हैं हम? एसिड बेस इंडिकेटर्स। मतलब एसिड में अगर वो कुछ और कलर का है तो बेस में कुछ और कलर का होगा। इस कलर के हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है और ये सब्सटेंस हमारा बेसिक है। तो सबसे पहला आएगा हमारा लिटमस पेपर, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? जब भी अगर किसी लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इट ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, ये रेड लिटमस में टर्न हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू। अब इसको याद करो, बी में टर्न करता है, मतलब जो बेस है वो ब्लू में टर्न हो जाता है, रेड से ब्लू में टर्न हो जाता है। तो उसका अपोजिट हमारा एसिड ले लो, एसिड क्या है? ब्लू से रेड में टर्न होता है। ऐसे हम याद कर सकते हैं। ओके, नाउ रेड कैबेज लीव्स, ये रेड जो कैबेज है ना, ये काफी बहुत ही मजेदार कैबेज है। इसमें क्या होता है, ये जो रेड कैबेज लीव्स है ये अपना कलर चेंज कर देती है अकॉर्डिंग टू द नेचर। अगर वो एसिडिक नेचर में है तो उसका कलर रेड हो जाएगा, अगर बेसिस में अगर उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल कंडीशन में है तो उसका कलर ब्लू रहेगा। ओके, तो ये जो कैबेज है ना, ये थोड़ा कॉमन नहीं है, बट ये बहुत अपने कलर को अकॉर्डिंगली एसिड बेस और न्यूट्रल में चेंज करते रहता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। ओके, नाउ हमारा आगे टर्मरिक इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। हमें पता है टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। अब टर्मरिक में क्या है? अगर वो न्यूट्रल में है तो इट रिमेन येलो, अगर वो एसिडिक में है अगेन इट रिमेन येलो। अब एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो टर्मरिक को लेमन के साथ, तो वो येलो ही रहेगा। बट अगर टर्मरिक को किसी बेस में डालोगे या किसी बेसिक के साथ उसको डिसॉल्व करोगे तो इट टर्न्स इनटू वर्मिलियन मतलब कि जो हमारा ऑरेंज रेड कलर आता है ना, ऑरेंज रेडिश टाइप का कलर, उस टाइप कलर में चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा कि किसी कपड़े के ऊपर अगर हल्दी का दाग लग जाता है तो क्या अगर अपन उसके ऊपर साबुन से साफ करते हैं तो वो जो हल्दी का दाग है वो थोड़ा रेडिश कलर में टर्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि सोप क्या है? सोप हमारा बेस है, और जब भी बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इट टर्न्स इनटू रेडिश कलर, रेडिश ऑरेंज कलर, जिसे हम बोलते हैं वर्मिलियन। ओके, नाउ अगेन हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है फिनेप्थेलिन। जब भी ये न्यूट्रल के अंदर आएगा किसी कांटेक्ट में तो ये क्या रहेगा? इसका सेम कलर रहेगा जो फिनोप्थेलिन का है, कलरलेस। ओके, अगेन एसिडिक में भी सेम, बट अगर ये बेसिक के नेचर में आएगा तो इट टर्न्स इनटू पिंक कलर। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज अगर न्यूट्रल में है तो इट रिमेन सेम मिथाइल ऑरेंज कलर का। अगर ये एसिडिक में आया तो इट टर्न्स इनटू रेड ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कलर में टर्न हो जाता है। और बेस में रहा तो अगेन ये कलर सेम ही रहेगा, इसका कोई कलर में चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमने देखा थी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अनियन आ गए हमारे, क्लोव ऑयल आ गया हमारा, देन वैनिला एक्सट्रैक्ट आ गया। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते क्या है? ऐसे सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।
मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसका ऑर्डर मतलब जो स्मेल है वो चेंज हो जाए, एसिडिक में कुछ और हो और बेसिक में कुछ और हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि एग्जांपल है हमारा अनियन। अनियन को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालें तो उसका जो स्मेल है वो रहेगा, इट रिमेन सेम। अगर बेस में डाले तो इट लूज स्मेल, मतलब कि उसकी जो स्मेल है वो डिसअपियर हो जाएगी। वेनिला एक्सट्रैक्ट के साथ भी यही कहानी है। अगर उसे एसिडिक मीडियम में रखा है तो उसका जो स्मेल है, एक जो भी स्मेल आती है वेनिला एक्सट्रैक्ट की, वो रिमेन रहेगी, वो रहेगी। बट अगर बेस में डालोगे उसे तो वो लॉस कर देगी, डिसअपियर हो जाएगी उसकी स्मेल। क्लोव ऑयल के साथ भी सेम कहानी है, इट रिमेन सेम इन एसिडिक बट इट लॉसेस इट्स स्मेल इन बेसिक इन नेचर। भी बेस है वो, क्लोव ऑयल के साथ भी सेम यही कहानी है, इट रिमेन सेम इन एसिडिक बट इट लॉसेस इट्स स्मेल इन बेसिक, मतलब डिसअपियर कर जाएगी बेसिक मीडियम में। नाउ वाटर क्या है? जैसे कि हमने आगे देखा था कि जो हमारा डिस्टिल वाटर है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक। बाकी जो वाटर है ना वो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी करता है, मतलब वाटर एसिडिक भी हो सकते हैं, वाटर बेसिक भी हो सकते हैं और वाटर न्यूट्रल तो होते ही है, हमें पता है डिस्टिल वाटर जो प्योर होते हैं। तो देखते हैं, वाटर इज कंसिडर एज एन एसिडिक इन सम रिएक्शन एंड बेस इन सम अदर रिएक्शन। एक एग्जांपल है, H2O react with H2O and gives H3O plus OH minus। अब इससे क्या हम प्रूव कर सकते हैं? हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि वाटर एज एन एसिडिक भी बिहेव करता है और एज अ बेसिक भी बिहेव करता है। देखो, अगर हमारा वाटर H प्लस आयन्स को डोनेट कर दे, अगर हमारे वाटर ने H प्लस आयन डोनेट करके OH माइनस बनाया, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ इसने उसका H से डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दिया, तो इसने क्या करा? एसिडिक नेचर है। मतलब एसिड क्या करता है? हमें पता है एसिड डोनेट करता है क्योंकि उसके पास H प्लस आयन एक्सिस में, तो वो डोनेट करता है। तो यहाँ वाटर ने क्या किया? इसकी हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दिया एंड इट बिहेव्स लाइक एन एसिड। ओके, एंड और यहाँ देखो, यहाँ हमारा H3O है। H3O मतलब इसने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके H3O बना लिया। तो यहाँ ये क्या प्रूव कर रहा है कि ये बेसिक इन नेचर भी होता है, तो मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और कुछ रिएक्शन में ये बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। आया समझ में? इसने डोनेट करा, ये एसिड की तरह कर रहा है, इसने एक्सेप्ट कर लिया और H3O बना लिया, मतलब ये बेस है। एसिड एंड बेस रिएक्शन विथ मेटल। एसिड और बेस का हमारा मेटल के साथ क्या रिएक्शन है? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि हम पिकल को कॉपर में क्यों स्टोर नहीं करते, क्योंकि पिकल में होता है एसिड और जब भी वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो इट गेट पॉइजनस सब्सटेंस, इट मेक्स पॉइजनस सब्सटेंस। तो पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? पिकल को हमेशा ग्लास कंटेनर में ही स्टोर करते हैं। तो चलो एसिड और बेस के अदर रिएक्शन देखते हैं मेटल्स के साथ। हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल? जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या होता है? मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब ये क्या कर रहा है? एसिड में से जो हाइड्रोजन आयन है उसको धक्का मार रहा है, मतलब उसको हटा रहा है। अब यहाँ देखो, एसिड प्लस मेटल्स ने क्या बनाया? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या है? साइड में निकल गया और क्या करा? एसिड जो मेटल है हमारा जिंक, उसने क्या करा? हाइड्रोजन आयन की जगह पे बैठ गया। समझ में आया? बट ये क्यों हुआ? वाई मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड? क्यों मेटल ने डिस्प्लेस करा? क्योंकि मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर, इसीलिए मेटल डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को। अगर इसकी जगह ऐसा कोई मेटल होता जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता तो वो हमारा डिस्प्लेस नहीं कर पाता। बट यहाँ जो मेटल है वो हाइड्रोजन से काफी ताकतवर है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने डिस्प्लेस कर दिया। अब इस चीज के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज भी देखनी पड़ेगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर है, जितने भी मेटल्स ऊपर है वो क्या है? उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, मोस्ट रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। बट हाइड्रोजन के जितने नीचे है, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो ये क्या करेंगे? ये हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, बट उसके आगे के जितने भी हमारे मेटल्स है वो सारे हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिविटी है उसकी। ओके, तो हमारा एग्जांपल अभी जिंक के साथ था, इसीलिए जिंक ने क्या करा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन।
ओके। नाउ हाउ डू बेस रिएक्ट विथ मेटल। अगर हम बेस की बात करें तो बेसिकली जो बेस है ना वो रिएक्ट करता ही नहीं है मेटल के साथ, बट कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम, जब भी वो हमारा मेटल के साथ फॉर्म करते हैं। नोट, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल ऑल द मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास जिंक और एल्यूमिनियम, जब भी कोई जिंक हमारे बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट। ओके, इट फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। आए समझ में। नाउ एसिड एंड बेस रिएक्शन विथ मेटल। पहले भी मैंने बताया था जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी कोई NaOH जो कि हमारा बेस है विथ रिएक्ट विथ HCl जो कि हमारा एसिड है, इट फॉर्म NaCl जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ जब एसिड मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो जब भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन जिसको हम बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो इट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीन चीजें हमें देता है, सॉल्ट तो देता ही है, सॉल्ट तो बनता ही है, उसके साथ CO2 भी रिलीज होता है एंड वाटर भी। तो देखो यहाँ हमारा है सोडियम कार्बोनेट जो कि रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो यहाँ क्या बना हमारा NaCl जो कि सॉल्ट है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और अगेन यहाँ हमारा है सोडियम, ओके, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, उसका रिएक्शन हुआ एसिड के साथ तो इट अगेन फॉर्म सॉल्ट प्लस हमारा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो हमने देखा दोनों ही कंडीशन में हमारे पास तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉल्ट, CO2 एंड H2O। एंड बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। जो हमारा बेस होता है वो तो रिएक्ट ही नहीं करता। हमारे एसिड हमारे जब हमने आगे मेटल्स देखे थे तो उसमें बेस एक्सेप्शंस थे कुछ में, जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम, वो रिएक्ट कर जाते थे, बट यहाँ तो कोई एक्सेप्शंस भी नहीं है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए। एसिड रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जब भी एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप लोग नोट करो कि यहाँ सॉल्ट प्लस वाटर और कहाँ बने थे, सॉल्ट तो हर जगह बन रहा है, जब एसिड मेटल के साथ बना तब भी सॉल्ट बना, बट उसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस थी। मेटल जब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करा तो क्या बना था हमारा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो सॉल्ट प्लस वाटर कब बना था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते तब भी बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारा HCl जो कि हमारा एसिड है, जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर बोल सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज यहाँ बेस की जगह मेटेलिक ऑक्साइड है और प्रोडक्ट तो सेम आए ना जो कि एसिड और बेस रिएक्शन में आता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जब हम बोल रहे हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर तो हम बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो चलो देखते हैं एग्जांपल से। OH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। मतलब यहाँ क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि CO2 है ये क्या कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है CaOH ट्वाइस और क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि हमने नॉन मेटल ऑक्साइड किसकी जगह पे लिया, एसिड की जगह पे लिया, मतलब कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ रहा है एसिडिक इन नेचर। अब एब्सोल्युटली हमने यहाँ प्रूफ भी कर दिया रिएक्शन से। ओके, नाउ व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बहुत ही यूनिक होते हैं। क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में, ये एसिडिक की तरह भी बिहेव करते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव करते हैं। ऑक्साइड्स विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है। एग्जांपल हमारा HCl जो कि एसिड है, इसने क्या करा, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बने, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब यहाँ जो हमारा जिंक ऑक्साइड है ये बेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। अगेन यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड यहाँ है एसिड की जगह पे और यहाँ बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगेन हमारे पास मिला है सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एक्ट एज अ एसिडिक इन नेचर। जिंक ऑक्साइड ने एसिडिक की तरह भी काम करा है और बेसिक की तरह भी काम करा है। तो हम बोल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो है वो दोनों प्रॉपर्टी करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। नाउ न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड जो कि नाइदर एसिडिक होते हैं नॉर बेसिक होते हैं, इससे बोलते हैं हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CO का। नाउ व्हाट इज प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन।
प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग इन एसिड और बेस इन वाटर। किसी भी एसिड और बेस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हमारा वो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत धुएंधार प्रोसेस होती है, हम बोल सकते हैं। तो देखो, जब भी हमने एसिड को किसी वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना, हमारा हाइड्रोनियम आयन। अब कैसे बना हाइड्रोनियम आयन? देखो, जब भी कोई एसिड को हम वाटर में डालेंगे तो वो क्या देगा हमें, क्या किस में डिसोसिएट होगा, H+ आयंस में। अब H+ आयंस के साथ है कि वो बेचारा अकेला नहीं रहना चाहते, तो वो क्या कर लेता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। देखो, why does the H+ ions of an acid convert to H3O which is an hydronium ion? So this is because H+ ion cannot exist alone, वो बेचारा अकेला नहीं रह पाता, and hence it takes an hydronium ion form। तो क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है जब भी हम किसी वाटर में एसिड को डिसॉल्व करें। अब अगर हम किसी वाटर में बेस को डिसॉल्व करें तो क्या होता है, इट डिसोसिएट इनटू Na+OH-। यहाँ दो चीज में डिसोसिएट हो रहा है, Na+OH- आयंस में। ओके, नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम सभी को पता है यूनिवर्सल इंडिकेटर हम pH को बोलते हैं, जो होता है हमारा pH स्केल। हम pH स्केल में देखते हैं कि कितनी वैल्यू होती है, 0 से लेके हमारे पास 14 तक pH स्केल्स में वैल्यू होती है, जिसमें जो 0 to 6 होती है वैल्यू, वो क्या इंडिकेट करते हैं, जो सब्सटेंस है वो एसिडिक इन नेचर है। जो 7 है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस है वो बेसिक इन नेचर है। और 8 to 14 जो वैल्यू है वो क्या शो करता है, जो सब्सटेंस है वो क्या है, हमारा बेसिक है नेचर में। तो हम देखते हैं, if the pH value of a substance is between 1 and 3 then it will be strong acid। अगर pH वैल्यू 1 और 3 के बीच में आई है तो मतलब जो हमारा सब्सटेंस है वो ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है, एंड इट विल बी रेड। जो हमारे कलर आएगा pH पेपर का वो रेड आएगा। If the pH value of a substance is between 3 and 6 then it will be a weak acid। अगर 3 और 6 के बीच में आया तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वीक एसिड है, एंड द कलर विल बी ऑरेंज एंड येलो। If a substance has pH value exact 7 and then it is called neutral। अगर बिल्कुल 7 आया तो मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल है, and the color will be green। If the pH value of a substance is between 8 and 11 then it will be a weak base and its color will be blue। अगर 8 से 11 के बीच में हमारी वैल्यू आई है तो वो वीक बेस कहलाएगी और उसका जो कलर होगा वो ब्लू होगा। If the pH value of a substance is between 11 and 14 then it will be a strong base and color will be violet and indigo। Now get it, किसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कितने जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रॉन्ग बेसिक की और रेड कलर आएगा। नाउ यू गेट इट कि किस वैल्यू पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, वीक एसिड, वीक बेस, और 7 पे हम न्यूट्रल बोलेंगे। ओके, नाउ कौन सा कलर आएगा, यू ऑल नो। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन अवर डेली लाइफ। pH का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में? अगर हम देखा जाए तो वो बॉडी वर्क्स इफेक्टिवली बिटवीन द pH 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी वो अच्छे से वो करती है, जो जब हमारा pH वो बॉडी का 7 से 7.8, एंड इफ देयर इज सम चेंज इन इट देन अवर बॉडी डज नॉट वर्क इफेक्टिवली। अगर इस pH में आगे पीछे हो जाए तो हमारी बॉडी क्या हो, वर्क नहीं कर पाए ढंग से। तो ये हमें पता कैसे चल रहा है, pH के जरिए। ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर किसी रेन का pH लेस देन 5 होगा तो वो कंसीडर क्या होगा, एसिड रेन। विद द हेल्प ऑफ pH गेट टू नो वेदर द वाटर इज कंटामिनेटेड और नॉट। और हम pH की हेल्प से पता करते हैं कि वाटर कंटामिनेटेड है या सही है। डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ बिकम लेस देन 5.7। विद द हेल्प ऑफ pH वी कैन प्रिवेंट आवर टूथ फ्रॉम डीके। मतलब जो हमारी माउथ का pH अगर 5.5 से कम हो गया तो हमें टूथ डीके हो जाएगा। और ये भी हमें किस चीज से पता चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ pH वी कैन प्रिवेंट अवर टूथ डीके। प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जैसे कि हमारे ह्यूमन में एक pH सेट है कि 7 से 7.8 के बीच में वो इफेक्टिवली वर्क करती है हमारी ह्यूमन बॉडी। ऐसे ही प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक pH होता है, उसी pH में जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो करता है। We can get the good growth of a plant by knowing the soil और pH of a particular plant। या तो सॉइल का pH या पर्टिकुलर प्लांट का pH को हम पता करके हम उस प्लांट को
हेल्दी ग्रो करवा सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज पीएच ऑफ सॉल्ट। हमारे सॉल्ट का पीएच क्या होता है? हमने सॉल्ट देखा, डिफरेंट कलर ऑफ सॉल्ट्स देखे हमारे, रेड, ऑरेंज, ओके, वाइट, जो कि हमारे कॉमन सॉल्ट है। अब क्या पीएच का सॉल्ट क्या होता है? आर सॉल्ट न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक? सॉल्ट क्या होते हैं? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों टाइप के होते हैं। न्यूट्रल का एग्जांपल ले तो पोटेशियम सल्फेट, एसिडिक का एग्जांपल ले तो अमोनियम क्लोराइड, और बेसिक सॉल्ट आ गए हमारे सोडियम कार्बोनेट। हमारे सॉल्ट तीनों नेचर के होते हैं। अब हम देखें तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जब एसिडिक सॉल्ट प्लस एसिड बेस हो तो क्या होता है? न्यूट्रल रिएक्शन, मतलब जो सॉल्ट का पीएच क्या हो 7, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। जब एसिड जो है वो स्ट्रांग है और जो बेस है हमारा वो वीक है तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट का पीएच है वो लेस देन 7 है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब एसिड का पल्ला भारी है। जब वीक एसिड के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा? सॉल्ट बेसिक आएगा नेचर में, मतलब मोर देन 7 आएगी उसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब बेस का पल्ला भारी है। ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट तो हमें पता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। बट ये जो कॉमन सॉल्ट है ना, हम इससे काफ़ी और चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, NaOH हमारा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी किससे फॉर्म होता है? हमारे कॉमन सॉल्ट NaCl। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉस्टिक सोडा कैसे फॉर्म होता है? When electricity pass through an aqueous solution of sodium chloride, मतलब जब aqueous solution of sodium chloride से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, then it produce 3 products, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा कॉस्टिक सोडा है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। दिस प्रोसेस इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ओके, नाउ यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ देखो, ये जो NaOH है वो किस जगह फॉर्म हो रहा है? हमारे कैथोड साइड। हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज हो रही है? कैथोड साइड से। और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड साइड रिलीज हो रही है। ओके, मतलब जो कैथोड साइड है हाइड्रोजन गैस और हमारा NaOH वो वहाँ से होगा, और हमारे एनोड साइड से क्लोरीन गैस। अब ये यूज कहाँ होता है? डिग्रेसिंग मेटल्स में, बेकिंग सोप मेक करने में इसका काम आता है, डिटर्जेंट्स, मेकिंग पेपर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ NaCl, ब्लीचिंग पाउडर। हम NaCl से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे? जो क्लोरीन गैस हमारी फॉर्म हुई, हमने अभी देखा कि जो हमारी क्लोरीन गैस एनोड साइड से जो पास आउट हुई, हम उसी का यूज करके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस फ्रॉम NaCl इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कि जब भी हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या आएगा? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ओके, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अभी कहाँ काम आता है? ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने में, लिनन या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। देन हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट जर्म फ्री, और इवन ये हमारे डिसइंफेक्टेंट में भी काम आता है। ओके, हमारे वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में भी काम आता है। नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? तो जब भी हम कॉमन सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस ट्रीट करवाते हैं कॉमन सॉल्ट को, जो कि हमारा NaCl है, तो क्या देगा? इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा। ये हमें अमोनियम क्लोराइड देगा और बेकिंग सोडा देगा। देखो यहाँ रिएक्शन दी है हमारे NaCl, कॉमन सॉल्ट, इट रिएक्ट विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, तो क्या मिला हमें? अमोनियम क्लोराइड, जो कि है NH4Cl एंड बेकिंग सोडा। गॉट इट? नाउ क्या यूसेज बेकिंग सोडा के? कुकिंग में हम यूज करते हैं, जनरली आपने देखा होगा केक बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। एंटासिड्स, ये एक बेस है, एंटासिड्स में होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो एंटासिड्स में भी हमारे काफी यूज होता है। एंटासिड्स हम कब लेते हैं? जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम उस टाइम पे एंटासिड लेते हैं टू न्यूट्रलाइज दैट एसिडिटी। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ वॉशिंग सोडा NaHCO3। जब भी हम रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट करेंगे तो हमें मिलेगा वॉशिंग सोडा। यहाँ रिएक्शन भी दिया हुआ है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा को हम कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स बनाने में यूज होता है।
क्लीनिंग एजेंट की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं एंड हेल्प इन द परमानेंट रिमूवल ऑफ वाटर हार्डनेस। वाटर हार्डनेस के परमानेंट रिमूवल में भी हम इसे यूज करते हैं। तो कहाँ सोप, पेपर इंडस्ट्रीज, देन बोरेक्स में एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड परमानेंट रिमूवल ऑफ वाटर हार्डनेस। नाउ मैन्युफैक्चर एंड यूसेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and become calcium sulfate hemihydrate. It is called plaster of Paris. जब भी हम किसी गिप्सम को 373 केल्विन पे ऊपर हीट करते हैं तो क्या होता है, वो अपना वाटर को लूज कर देता है और बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि है हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, हियर इज अ रिएक्शन। दिस इज गिप्सन, जो कि हीट हुआ है 373 केल्विन पे और इसने क्या बना रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, जो है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 11/2 H2O। ओके, नाउ कहाँ यूज होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस? इट इज यूज बाय द डॉक्टर एज अ प्लास्टर टू सपोर्ट द ब्रोकन बोन्स। जब भी किसी की हड्डियां टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो उसमें भी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज होता है। इट इज यूज टू मेक टॉयज एंड मॉडल्स और टॉयज बनाने में भी यूज होता है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है इस चैप्टर को रिलेटेड तो प्लीज मुझे एक कमेंट करके बताएं कि मैम ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये यहाँ पर डाउट है, एंड जस्ट लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स।